बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर काशिफ और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है हमारा लेक्चर नंबर 12 है जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे वेव के बारे में। और जनरल जो आपके पास वेव की डायग्राम होती है वो आपको ऑलरेडी इस स्क्रीन के ऊपर शो हो रही है। इस वेव के अंदर हम जिन चीज़ों को स्टडी करने वाले हैं, क्योंकि जिनको हम प्रॉपर्टीज़ कहते हैं, उसमें सबसे पहले हम स्टडी करेंगे एम्पलीट्यूड के बारे में, फिर फेज़ क्या होगा, वेवलेंथ क्या होती है, वेवलेंथ के साथ हम स्टडी करेंगे हमारे पास टाइम पीरियड क्या होगा, और इसके साथ ही जो वेव की डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग इसकी टू टाइप्स होती हैं, उसको हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाएगी वेव की डेफिनेशन। वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम। किसी भी मीडियम के अंदर जब हम डिस्टर्बेंस को क्रिएट करते हैं तो सिमिलरली इसकी जो शॉर्टर डेफिनेशन हो जाएगी, इट इज अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम दैट कैरीज एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ओनली वाइब्रेट अबाउट देयर फिक्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, दे डू नॉट ट्रेवल विद द वेव। क्योंकि हमारे पास जो पार्टिकल्स होते हैं वो कभी भी मूव नहीं करते, वो अपनी लोकेशन को मेंटेन करते हैं, लेकिन वेव जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करती है और एनर्जी को ट्रांसफर कर रही होती है। तो शॉर्ट फॉर्म में हम ये कह सकते हैं, इट इज अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम दैट कैरीज एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। फिर फर्दर जो हमारे पास इसके अंदर जनरल प्रॉपर्टीज आती हैं, सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव इज द डिस्टेंस फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन to the peak of the wave. It represents energy carried by the wave. So a wave with a high amplitude कैरीज अ लॉट ऑफ एनर्जी। सो एम्पलीट्यूड क्या होगा कि हर एक वेव की एक मेन पोजीशन होती है, एक मेन लाइन होती है जहां से हम उसको ड्रॉ करते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे ये जो आपको ब्लू लाइन जिसको मैं मार्क भी कर रहा हूँ, ये उसकी एक मेन पोजीशन है, मेन लाइन है। यहाँ से उसने जो हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा, जो उसका हाईएस्ट डिस्टेंस होगा फ्रॉम मेन पोजीशन टुवर्ड वर्टिकल साइड, यानी वाई एक्सिस के अंदर जो हाईएस्ट डिस्टेंस होगा उसको हम एम्पलीट्यूड का नाम देते हैं। और ये इंडिकेट करता है कि किसी वेव के पास कितनी ज्यादा एनर्जी है। अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा हाई होगा तो ज्यादा एनर्जी होगी, एम्पलीट्यूड शॉर्टर होगा उस वेव की एनर्जी भी उतनी ही कम होती जाएगी। सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो है वेवलेंथ। और वेवलेंथ को अगर आप नाम के ऊपर फोकस करें, इट इज वेव एंड इट्स लेंथ। तो जब भी हमारे पास एक वेव के अंदर वन क्रेस्ट और यानी इसके साथ ही एंड में लिख देता हूँ वन ट्रफ आ जाते हैं, तब हमारे पास एक वेव कंप्लीट हो जाती है। जैसे कि ये हमारे पास एक मेन पोजीशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेन पोजीशन से ऊपर वाला जितना भी एरिया होगा वो क्रेस्ट कहलाता है, उससे नीचे वाला जितना भी एरिया है वो ट्रफ कहलाता है। तो इसकी जो लेंथ होगी वेव की, इस पॉइंट से लेकर इसका इनिशियल पॉइंट हम मार्क करें, इट विल बी फ्रॉम दिस पॉइंट अप टू दिस पॉइंट। तो यहाँ तक की जो लेंथ होगी ये हमारे पास वेवलेंथ कहलाएगी। सो वेवलेंथ ऑफ अ वेव इज द डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्टिव पीक्स। दो पीक्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा, जैसे कि इस पीक से लेकर इस पीक तक का डिस्टेंस, और बिटवीन कंसेक्टिव आइडेंटिकल पॉइंट्स, यानी आइडेंटिकल पॉइंट्स किसी वेव के ऊपर हम ट्रफ को भी ले सकते हैं। एक ट्रफ से लेकर एक ट्रफ तक का जो डिस्टेंस होगा, जो लेंथ होगी, दैट विल बी कॉल्ड वेवलेंथ। या फिर हम इसको यहाँ से भी ले सकते हैं, इस पॉइंट से लेकर इसमें एक रेस्ट आ जाती है और एक ट्रफ आ जाती है। तो ये हमेशा से, जैसे हमने यहाँ पर अगर हम कहते हैं कि कंसेक्टिव पीक्स हैं, तो पीक्स आपके पास यहाँ से शुरू हुई थी और उसका ये वाला एरिया, और आधा क्रस्ट हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, हाफ क्रस्ट हमें यहाँ से मिल जाता है, वन ट्रफ यहाँ पे आ जाता है। तो इन शॉर्ट वन क्रस्ट और वन ट्रफ जहाँ पे हमें मिल जाते हैं, वहाँ पे हमारे पास एक वेवलेंथ कंप्लीट हो जाती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इज द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड, बड़ी शॉर्टर सी डेफिनेशन है। और द नंबर ऑफ वेव्स ट्रेवल पास्ट अ पॉइंट पर सेकंड, कितनी नंबर ऑफ वेव्स एक सेकंड के अंदर पास करती हैं किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर। अब वेव क्या होती है? वेव बेसिकली हमारे पास जिस लेंथ को हम वेवलेंथ कहते हैं, जिसके अंदर एक क्रस्ट और एक ट्रैप होता है, ये हमारे पास एक वेव होती है। तो एक सेकंड के अंदर जितनी नंबर ऑफ वेव्स बनेंगी उतनी ही ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी का यूनिट जो है वो हर्ट्ज है, और वेवलेंथ का यूनिट जो है वो मीटर है, और वेवलेंथ को लैम्डा से इंडिकेट करते हैं। लैम्डा को इस तरह से लिखा जाता है। स्पीड ऑफ अ वेव इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव फ्रंट पर यूनिट टाइम। वेव फ्रंट को हम आगे लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे कि वेव फ्रंट क्या होता है। तो जितनी ज़्यादा स्पीड हमारे पास किसी भी वेव की होती है, कि कितने वेव फ्रंट कितने सेकंड्स के अंदर पास हो चुके हैं, उसको हम स्पीड कहते हैं। तो स्पीड का फॉर्मूला हम चैप्टर 2 के अंदर भी पढ़ चुके हैं, डिस्टेंस ओवर टाइम उसका फॉर्मूला होता है, और इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड।
सो ये उसकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज थी। वेव की टू टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, कि वेव किस तरह से प्रोपेगेट करती है अकॉर्डिंग टू द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स। अब जैसे हमारे पास पार्टिकल्स की जो मोशन है, अगर तो वो अपवर्ड हो, यानी जो पार्टिकल है हमारा वो वाई एक्सिस के अलोंग उसकी मूवमेंट है, कभी वो वाई पॉजिटिव में मूव करता है, कभी वो वाई नेगेटिव में मूव करता है, यानी वो इस तरह से अप एंड डाउन पार्टिकल मूव करता है। लेकिन हमारी जो वेव है वो एग्जैक्ट 90 डिग्री के ऊपर उस पार्टिकल की जो मोशन है उसके एग्जैक्ट 90 डिग्री के साथ मूव कर रही है। सो इस तरह की जो मोशन होती है, इस तरह की जो वेव होती है, उस वेव को हम ट्रांसवर्स वेव का कहते हैं। सो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, ट्रांसवर्स वेव इज अ टाइप ऑफ वेव इन विच पार्टिकल्स वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव। जबकि दूसरी जो हमारे पास टाइप है जिसको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं, उसके अंदर पार्टिकल्स की जो डायरेक्शन है इट इज ऑलवेज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव। अब इसमें ट्रांसवर्स वेव के अंदर हमेशा से क्रस्ट और ट्रफ बनते हैं। क्रस्ट कौन सा रीजन है? इट इज this region is always above the mean position, this region is called crust, और the region below the mean position is called trough। तो हमारे पास ट्रांसवर्स वेव के अंदर क्रस्ट और ट्रफ बनते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर हमारे पास क्रस्ट को हम कह सकते हैं, ये हमारे पास ऐसा एरिया होता है जो कि कंप्रेशन, सी फॉर क्रस्ट, सी फॉर कंप्रेशन, और ट्रफ जो है ये इसको रिप्लेस कर दिया जाता है रेरफेक्शन के साथ। कंप्रेशन के अंदर हमेशा हमेशा से प्रेशर जो है वो हाई होता है और रेरफेक्शन के अंदर प्रेशर लो होगा। तो इसमें हमने ये कहना है कि हमारे पास जो पार्टिकल्स की मोशन है, अगर वो राइट साइड पे है और वेव की जो डायरेक्शन होगी इट विल आल्सो बी टुवर्ड राइट हैंड साइड। एग्जांपल्स को अगर देखते हैं, ट्रांसवर्स वेव की एग्जांपल होगी लाइट, या फिर जितनी भी ईएम वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हमारे पास 8 वेव्स आती हैं। रेडियो वेव है, विजिबल रेज हैं, इंफ्रारेड हैं, अल्ट्रावायलेट रेज हैं, एक्स रेज हैं, गामा रेज हैं। ये जितनी भी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगी वो सारी के सारी ट्रांसवर्स इन नेचर होती हैं। फिर हमारे पास वाटर वेव्स हैं, सीइस्मिक एस वेव्स हैं, जो अर्थक्वेक की वेव्स होती हैं। जब अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है जिस सेंटर से, वहाँ से भी कुछ वेव्स हैं वो जनरेट होती हैं। तो उसमें से जो हमारे पास सीस्मिक एस वेव्स होंगी दे विल बी नोन एज ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडल के अंदर साउंड वेव्स हैं। सीस्मिक पी वेव्स जो हैं ये हमारे पास उसकी टाइप्स है। सीस्मिक प्राइमरी वेव्स, एस से मुराद सेकेंडरी वेव है, और सेकेंडरी वेव्स जो हैं वो ट्रांसवर्स होती हैं। जबकि सीस्मिक प्राइमरी वेव्स जो हैं ये हमारे पास लॉन्गिट्यूडल वेव्स कहलाती हैं। सो जो इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन है, v इक्वल टू एफ लैम्डा, एफ इंडिकेट फ्रीक्वेंसी जिसको हम मेजर करते हैं हर्ट्ज में, और लैम्डा जो है ये हमारे पास है वेवलेंथ। सो फ्रीक्वेंसी जो है ये डिफरेंट भी हो सकती है। अब फ्रीक्वेंसी को अगर हम फाइंड आउट करना चाहें, अक्सर हमें कभी कभार टाइम पीरियड दे दिया जाता है, तो हम फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट कर सकते हैं 1/t के साथ। इसी वजह से इसका जो यूनिट है वो पर सेकंड भी हो सकता है, पर सेकंड, या जो इसका एसआई यूनिट है जो सिस्टम इंटरनेशनल डिफाइन करता है वो इसका एचजी हर्ट्ज है। और मजीद आपने ये याद रखना है कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान हमेशा से इनवर्स रिलेशन रहता है। स्पीड और वेवलेंथ जो है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी स्पीड और वेवलेंथ जो है ये हमेशा से, अगर हम कहते हैं कि स्पीड इंक्रीज हो रही है किसी वेव की, तो इट मीन उसकी वेवलेंथ भी बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर वेवलेंथ बढ़ रही है तो फिर क्या होगा? फ्रीक्वेंसी कम हो रही होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन हमेशा से इनवर्स होता है। तो अब यहाँ पे हमने तीन प्रॉपर्टीज वेव के बारे में स्टडी करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करेंगे रिफ्लेक्शन को। सेकंड जो हम प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे दैट विल बी रिफ्रैक्शन, यानी हमारे पास जब भी वेव जो है वो एक डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो वो उसकी वेवलेंथ के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। और थर्ड जो चीज हमने स्टडी करनी है दैट इज डिफ्रैक्शन, या हम जिसको डिस्पर्जन का नाम भी देते हैं, कि हमारे पास वेव्स हैं वो स्प्रेड आउट हो जाती हैं। हमारे पास इसको हम डिफ्रैक्शन का ही नाम देते हैं। सबसे पहली अगर हम इसको शॉर्ट में समराइज करें डिटेल में पढ़ने से पहले, तो हमारे पास रिफ्लेक्शन और डिफ्रैक्शन जो है ये क्वाइट सिमिलर है, बिल्कुल सेम है। क्योंकि रिफ्लेक्शन के अंदर ना ही स्पीड चेंज होती है, ना ही फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, ना ही वेवलेंथ चेंज होती है।
रिफ्लेक्शन के अंदर जिस स्पीड के साथ, जिस फ्रीक्वेंसी के साथ, जिस वेवलेंथ के साथ वेव पहले आती है, किसी वो पॉलिश सरफेस के साथ कोलाइड करती है, किसी सरफेस के साथ कोलाइड करती है, तो उसी फ्रीक्वेंसी के साथ वो रिफ्लेक्ट होकर वापस भी चली जाती है, उसी स्पीड के साथ वापस चली जाती है। तो शॉर्ट फॉर्म में कहें, रिफ्लेक्शन के अंदर हमारे पास कभी भी स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ चेंज नहीं होते। यही चीज डिफ्रैक्शन में भी अप्लाई होती है कि उसकी जो वेवलेंथ है, जो उसकी स्पीड है v, और जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो कभी भी चेंज नहीं होती। तो ये जो चीज हमने अभी पढ़ी है, रिफ्लेक्शन और डिफ्रैक्शन में हमेशा सेम रहती है। जबकि रिफ्रैक्शन के अंदर हम ये देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती। तो अगर हम इसकी समराइज करें, तीनों के अंदर फ्रीक्वेंसी चेंज हो ही नहीं रही। लेकिन रिफ्रैक्शन के अंदर अगर स्पीड है या वेवलेंथ जो है एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर हम कहीं पे कहते हैं कि वेवलेंथ कम हो चुकी है, तो इट मींस वहीं पे स्पीड भी कम हो जाएगी। वो मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे पास कभी कभार जब वेव जो है वो डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी तो स्पीड में, वेवलेंथ में इजाफा हो जाएगा या वेवलेंथ में कमी आ जाएगी। वेवलेंथ में कमी आएगी, सो इट मींस उसी वक्त हमारे पास स्पीड के अंदर भी कमी आ जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन के अंदर वेव जो है वो बिल्कुल बाउंस बैक करती है, सिमिलरली जैसे एक लाइट जो है वो सरफेस के साथ कोलाइड होने के बाद बाउंस बैक करती है। तो इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा सेम होते हैं। और इसकी एप्लीकेशन है हमारे पास इको सोनार, सोनार को हम यूज कर रहे होते हैं, रेडार सिस्टम के अंदर यूज करते हैं, पेरिस्कोप के अंदर हम वेव को ऑब्जर्व करते हैं। तो वहां पर हम ये देखते हैं कि वहां पे हम रिफ्लेक्शन का यूज कर रहे होते हैं। बिल्कुल जिस तरह से लाइट जो है रिफ्लेक्ट हो जाती है, वैसे ही वेव भी रिफ्लेक्ट हो रही होती है। सेकंड फिनोमिना है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन से मुराद होता है वेव का बेंड हो जाना। When entering a different medium, the wave changes speed because one side of the wavefront slows down first, the entire wave pivots and change direction. तो जैसे अब यहाँ पे इस वेव की जो वेवलेंथ है दैट इज लार्जर, वेवलेंथ यहाँ पे इनिशियली इसकी बड़ी है, और जैसे ही इस ये मीडियम से कोलाइड करती है और इसकी जो वेवलेंथ है वो शॉर्टर हो जाती है। तो वेवलेंथ शॉर्टर हुई तो क्या हो जाएगा, इसकी स्पीड भी स्लो हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने ये कहा कि जब हमारे पास वेव जो है वो डीप वाटर से शैलो वाटर में जाएगी तो इनिशियली उसकी स्पीड फास्ट होगी, वेवलेंथ उसकी ज्यादा होगी। शैलो वाटर में जाएगी तो स्पीड उसकी स्लो हो जाएगी, वेवलेंथ भी फिर शॉर्ट हो जाएगी। लेकिन फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होगी, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। ये बात हमने याद रखनी है, चाहे वो रिफ्लेक्शन हो, चाहे वो रिफ्रैक्शन हो, चाहे वो डिफ्रैक्शन हो, फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती। डिफ्रैक्शन जो है ये हमारे पास स्वीट पॉइंट है। डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, डिफ्रैक्शन इज द स्प्रेडिंग आउट ऑफ अ वेव आफ्टर पासिंग थ्रू अ गैप। द मोस्ट एक्सट्रीम स्प्रेडिंग अकर्स ओनली व्हेन द गैप साइज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द वेवलेंथ। जब हमारे पास वेवलेंथ और गैप जो है ये इक्वल होते हैं, उस केस में हमारे पास ज्यादा स्प्रेडिंग, ज्यादा डिफ्रैक्शन होती है। लेकिन अगर हमारे पास गैप जो है, ये वाला जो गैप है जहाँ पे हमने ऑब्स्टेकल रखा है कि वेव जो है वो प्रोड्यूस हो रही थी, पीछे से वेव आ रही थी, वो ऑब्स्टेकल को ऑब्जर्व करती है। अगर गैप हमारे पास स्मॉलर हो, वेवलेंथ ज्यादा हो, तो उस केस में भी सर्कुलर वेव फ्रंट प्रोड्यूस नहीं होते। गैप अगर लार्जर भी हो तो उस केस में भी हमारे पास स्प्रेडिंग जो है वो बहुत कम होती है। सो इट मीन्स उसका गैप का होना ना होना एक ही बराबर हो जाता है। गैप स्मॉलर हो तो फिर हमारे पास डिफ्रैक्शन कम होती है। मैक्सिमम डिफ्रैक्शन कब होगी, जब गैप जो है बिल्कुल ही इक्वल हो जाए वेवलेंथ के। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि गैप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। गैप ज्यादा होगा तो वेवलेंथ भी ज्यादा होती जाएगी। तो ये इसका यहाँ तक ही इसका हो जाएगा। हम फर्दर ओके, सो यहाँ तक तो हम इसको कर चुके हैं। रिपल टैंक के बारे में अगर हम स्टडी करें, रिपल टैंक जो है हमारे पास एक ऐसा ऑपरेटस है जिसके ज़रिए हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वेव्स किस तरह से मूव करती हैं। बिकॉज फिजिकल वेव मैकेनिक्स आर फास्ट एंड ट्रांसपेरेंट, वी ऑब्जर्व देम थ्रू शेडो। A targeted light source project through a shallow water tank, it casting the peaks of ripples as bright and dark bands on a screen below। तो हमारे पास इस स्क्रीन के ऊपर विद द हेल्प ऑफ लाइट जो है ये हमारे पास यहाँ पे वेव्स प्रोड्यूस हो जाती हैं। लाइट का जो है उसका इस वेव्स का यहाँ पे शेडो जो है वो बनाना शुरू कर देते हैं। अब जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वो दो तरह की होती हैं, जो कि यहाँ पे हमें स्क्रीन के ऊपर हमें ऑब्जर्व करने को मिलती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास स्ट्रेट डिपर वेव्स हो सकती हैं, और जो कि हमें इस तरह से नजर आती है, ये उसकी रियल इमेज है। या फिर इस केस में हमारे पास अगर तो हमारा डिपर जो है, जो वाइब्रेटर है, डिपर से मुराद वो वाइब्रेटर है। अगर तो डिपर इस तरह का हॉरिजॉन्टल हो, जो आपको शेडेड एरिया से ये विजिबल भी है, तो अगर तो डिपर इस तरह का हो तो उस केस में हमारे पास
स्ट्रेट जो है वो वेव फ्रंट्स प्रोड्यूस होते हैं। अगर हमारे पास डिपर जो है वो स्मॉल स्फीयर फॉर्म के अंदर हो तो उस केस में बिल्कुल ही हमारे पास सर्कुलर वेव फ्रंट्स होते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आपके पास वाटर का एक टब पड़ा हुआ है, आप उसके अंदर एक पेंसिल को डिप करते हैं सेंटर में, तो आप देखेंगे जैसे ही हमने उसकी मीडियम को डिस्टर्ब किया, सेंटर से वेव जो है वो सर्कुलर वेव प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं। रिफ्लेक्शन को हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, तो ये उसकी कुछ रियल वेव इमेजेस हैं। नेक्स्ट हम इनके कुछ एमसीक्यूज को देखते हैं। Waves travel across the surface of water. What is meant by the amplitude of the wave? तो इसका फर्स्ट पॉइंट ही ठीक हो जाएगा। द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ अ वाटर पार्टिकल फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन, उसको एम्पलीट्यूड कहा जाता है। वाटर वेव चेंजेस डायरेक्शन व्हेन दे मूव फ्रॉम शैलो वाटर टू डीप वाटर। सो शैलो वाटर में हमें बड़े अच्छे से नजर आ रहा है कि ये जो वेवलेंथ है ये स्मॉलर है, वेवलेंथ यहाँ पे स्मॉलर है और यहाँ पे वेवलेंथ जो है वो बढ़ जाती है। वेवलेंथ बढ़ रही है और ये क्या चीज़ है, ये रिफ्रैक्शन है। रिफ्रैक्शन में हमने ये कहा था कि स्पीड वेवलेंथ जो है इंक्रीज हो जाती है और ये बेंडिंग हो रही है, तो इसको हम रिफ्रैक्शन का नाम देंगे। The diagram shows a transverse wave which distance is equal to one wavelength. तो वन वेवलेंथ होगा डिस्टेंस बिटवीन 1 and 3, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक क्रस्ट आ जाता है और एक ट्रफ आ जाता है, तो बी पार्ट इसका ठीक हो जाएगा। द डायग्राम शोज अ वेव बिफोर इट रिफ्लेक्ट फ्रॉम अ बैरियर विच लेबल सेक्शन ऑफ द डायग्राम रिप्रेजेंट्स अ वेव फ्रंट। वेव फ्रंट हमारे पास क्या होगा? सो वेव फ्रंट बेसिकली हमारे पास एक ऐसी लाइन होती है, वेव फ्रंट को हमने ऊपर स्टडी नहीं किया। Wavefront is a straight line that connect peaks of waves। तो हमारे पास एक ही ऐसी लाइन है जो कि ए है, जो कि पीक्स ऑफ वेव्स को कनेक्ट कर रही है। सो ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि वेव फ्रंट को इंडिकेट करता है। द डायग्राम शोज अ रे ऑफ लाइट एज इट passes from air into glass, which row shows the angle of refraction and the normal। normal always makes a 90 degree with the surface, तो 90 डिग्री जो है वो हमारे पास ये आर की लाइन बनाती है, तो और हो जाएगा नॉर्मल। फिर हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहाँ पे है, जहाँ पे हमारे पास बेंडिंग हो रही है, तो नॉर्मल के साथ जो एंगल बन रहा है दैट इज पी। तो पी जो है ये हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि एंगल को हमेशा हम नॉर्मल के साथ ऑब्जर्व करते हैं। नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। लाइट के अंदर भी हम इस चीज़ को डिटेल में स्टडी करेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये एंगल्स के बारे में वहाँ पे काफ़ी डिटेल में इंफॉर्मेशन आ जाएगी। The diagram represents a wave which rho gives the wavelength and the amplitude of the wave। तो इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? y/2, तो इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा क्योंकि पूरी लाइन तो y है, तो y/2 इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा। हमारे पास थर्ड या फोर्थ ऑप्शन हो सकता है। और विच रो गिव्स अ वेवलेंथ, तो हमारे पास वेव जो है इनिशियली स्टार्ट कहाँ पे होती है? अगर हम इसको मार्क करें एक पॉइंट, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वेव हो जाती है। इसका कलर चेंज करते हैं सेकंड वेव का, फिर ये सेकंड वेव, फिर कलर चेंज करते हैं ताकि हमारे पास थर्ड वेव आ जाए, थर्ड वेव, और फिर हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगी ये फोर्थ वेव है। सो ये वाली x/4 ही ठीक हो जाएगा। यहाँ पे टोटल 4 वेव्स 4.25 वेव्स बनाई हुई हैं, तो हम उसको 4 ही लेते हैं क्योंकि हमारे पास सूटेबल ऑप्शन ये वाला है। तो सी और डी में से हो सकता था डी पार्ट हमारा ठीक हो जाएगा। विच रो डिस्क्राइब्स द सीस्मिक पी वेव? फर्स्ट ऑफ ऑल सीस्मिक प्राइमरी वेव्स हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, ये आज ही हमने देखा है, ए या बी हो सकता है। सो लॉन्गिट्यूडनल के अंदर पार्टिकल्स जो हैं वो क्या करते हैं, पैरेलल मूव करते हैं टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव। जो उसकी डेफिनेशन है वही हमने यहाँ पे मार्क करनी है। विच डायग्राम शोज वेव डिफ्रैक्टिंग, वेव किस कहाँ पे डिफ्रैक्ट हो रही हैं? तो जैसे ही मीडियम से एंटर होती हैं वो अपने आप को बेंड कर लेती हैं। सो ये डिफ्रैक्शन की बात की गई है। डिफ्रैक्शन में वो किसी गैप से सर्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी, तो डी पार्ट इसका ठीक हो जाएगा। ये रिफ्रैक्शन थी, ये रिफ्रैक्शन है और ये रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन, ये रिफ्रैक्शन, ये भी हमारे पास रिफ्लेक्शन है जो हमने ऊपर ए पार्ट में कहा है। द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर पॉन्ड इज 3 मीटर। द सर्कुलर वेव्स आर मेड एट द सेंटर ऑफ द पॉन्ड। देयर आर 10 होल वेव्स बिटवीन द सेंटर एंड द एज ऑफ द पॉन्ड एंड इट टेक्स 5 सेकंड फॉर ऑल 10 वेव्स टू रीच द एज। व्हाट इज द वेवलेंथ एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव? सो 5 सेकंड फॉर ऑल 10 वेव्स टू रीच द वेव। टोटल वेव्स है हमारे पास 10, तो हमारे पास टाइम है 1/t होता है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला,
तो टोटली ही वेव हमारे पास हैं 10 10/5, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 2 हर्ट्ज। सो 2 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। फर्दर हमने देखना है वेवलेंथ को, डिस्टेंस है 3 मीटर और डिस्टेंस ओवर टाइम, टाइम ली है 5 सेकेंड्स का। 3/5 इक्वल होगा 0.6 के, तो डी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि v इज इक्वल टू डी ओवर टी होता है ना। तो उसने जो डिस्टेंस कवर किया दैट इज 3 मीटर, टाइम है 5 सेकेंड, तो हमने वही फॉर्मूला लगा दिया डिस्टेंस ओवर टाइम। Which statement about waves are correct? Only longitudinal waves can undergo diffraction. All waves can undergo refraction. All waves can undergo reflection. 2 and 3 जो है उसके correct होंगे, क्योंकि longitudinal waves की कोई शर्त नहीं है कि वही diffraction करेंगी। diffraction जो है वो हमारे पास transverse भी कर सकती हैं। Which quantities relating to a wave on the surface of the water can both be measured in meters? Which quantities can be measured in meters? मीटर्स में हम एम्पलीट्यूड को मेजर करते हैं क्योंकि डिस्टेंस होता है, और एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी तो हर्ट्ज में आ जाती है, एम्पलीट्यूड एंड वेवलेंथ दोनों मीटर में आती हैं। वेव लेंथ है तो लेंथ मीटर में मेजर की जाती है। Which description and example are correct for a transverse wave? The direction of vibration is parallel. साउंड वेव हमारे पास होती है, और ये ए पार्ट ही ठीक हो जाएगा, लेकिन ये लॉन्गिट्यूडल की बात नहीं कर रहा, ट्रांसवर्स का पूछ रहा है। परपेंडिकुलर राइट एंगल्स को कहा जाता है साउंड वेव्स ऑन अ रोप। साउंड वेव तो लॉन्गिट्यूडल होती है, तो सी पार्ट इसका रॉन्ग है, ऑल्दो उसका जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो करेक्ट थी ट्रांसवर्स वेव की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस इफेक्ट? दिस इज डिफ्रैक्शन। विच वेव हैज द लार्जेस्ट एम्पलीट्यूड एंड द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी? किसका एम्पलीट्यूड लार्जेस्ट है और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, जिसमें नंबर ऑफ वेव ज़्यादा प्रोड्यूस होती हैं और उसका एम्पलीट्यूड भी ज़्यादा होगा, दैट विल बी ए पार्ट। I think that's enough. We should go for P2 paper. Okay. A student demonstrate three different process that changes the direction of water waves in a ripple tank. Figure 7.1, 7.2 and 7.3 state the name of this process. ये हमारे पास हो जाता है बैरियर लगा दिया गया, वेव्स हैं वो बिल्कुल रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, तो इसको हम रिफ्लेक्शन का नाम देंगे, रिफ्लेक्शन। ये हमारे पास हो जाएगी डिफ्रैक्शन, और थर्ड हमारे पास हो जाएगा रिफ्रैक्शन, बेंडिंग हो रही है यहाँ पे। Give a reason why the waves in 7.3 change direction as they move from deep water to shallow water. Change in medium. Due to change in medium, speed decreases. Speed decreases. वो bend हो, describe the direction of vibration of particles in a transverse wave. Particles are always at right angle. Particles are at right angle to the direction of propagation. आई होप ये राइटिंग जो है वो फ्यूचर में बेहतर हो जाएगी। सो इंशाल्लाह इसको भी बेहतर करके हम यहीं पे फिल किया करेंगे। फिगर 7.4 लिस्ट फ्यू एग्जांपल ऑफ वेव्स। टू ऑफ द एग्जांपल्स आर ट्रांसवर्स वेव, हमारे पास सिस्मिक पी वेव्स जो हैं ये तो लॉन्गिट्यूडल होती हैं। लाइट वेव्स हैं, ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेडियो वेव्स ईएम वेव्स हैं, तो लाइट और ईएम जो है वो सेम ही बात है, ये दोनों हमारे पास ट्रांसवर्स होंगी। इंडिकेट विच ऑफ द एग्जांपल आर ट्रांसवर्स वेव, ये तो कर लिया। द वेलोसिटी ऑफ अ वेव इज 1500 मीटर पर सेकंड, frequency of the wave is 250 hertz. Calculate the wavelength of a wave. V is equal to f lambda. So lambda is equal to v over f. V जो है हमारे पास है 1500, फ्रीक्वेंसी है 250, 256 आर 6 मीटर जो है ये वेवलेंथ हो जाएगी। Question of the direction of vibration in a type of wave is parallel to the direction in which the wave is moving. State the type of this wave is longitudinal wave. फिगर 7.1 रिप्रेजेंट अ रिपल टैंक शोइंग डिफ्रैक्शन। इसमें डिफ्रैक्शन है, ड्रॉ 3 वेव फ्रंट, तो जो कि हमारे पास बिल्कुल बैरियर के साथ होंगे, दैट विल बी सर्कुलर वेव्स। इंडिकेट एंड लेबल वन वेवलेंथ, सो दिस पार्ट विल बी वेवलेंथ, दिस पार्ट विल आल्सो बी अ वेवलेंथ, या फिर दिस पार्ट, दिस लेंथ इज आल्सो अ वेवलेंथ। द वेवलेंथ ऑफ द वेव इज 4.6 सेंटीमीटर, स्पीड 38 है, फ्रीक्वेंसी इक्वल होगी v इक्वल टू एफ लैम्डा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू v ओवर लैम्डा। We have 38
ओवर 4.6। तो 30 ओवर 4.6 का जो भी आंसर आएगा वो आपके पास कैलकुलेटर से निकल आएगा, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अ स्टूडेंट स्टडीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव, शी स्टडीज वेव ऑन द सरफेस ऑफ अ वाटर इन अ रिपल टैंक, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज 4 हर्ट्ज, वेवलेंथ 5 सेंटीमीटर। स्पीड को फाइंड आउट करना है, ये सेंटीमीटर पर सेकंड में ही है तो हमें यूनिट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, एंड हमें फाइंड करनी है स्पीड, तो सिंपली 4 × 5 20 सेंटीमीटर पर सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। State and explain what happened to the wave as they travel over the edge of the block. As they travel over the edge of the block, due to the change in medium हुआ, उसकी वेवलेंथ पहले ज़्यादा है, वेवलेंथ बाद में कम हो जाती है। सो वेवलेंथ डिक्रीजेज, पहला पॉइंट हो जाएगा चेंज इन मीडियम अकर्स, चेंज इन मीडियम होगा। सेकंड पॉइंट हो जाएगा वेवलेंथ डिक्रीजेज, थर्ड पॉइंट हो जाएगा डिक्रीज इन वेवलेंथ कॉजेज द वेव टू स्लो डाउन, तो उसकी स्पीड जो है वो डिक्रीज हो जाएगी एंड वेव विल बी स्लो डाउन। सो इसको यहीं तक ही करते हैं। बाकी इंशाल्लाह पास पेपर्स की अलग से सीरीज होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।